बार आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने हाइगेंस प्रिंसिपल पढ़ा था, है ना, और उसके कारण अपवर्तन और परावर्तन के नियमों की व्याख्या की थी, है ना। और आज हम व्यतिकरण के बारे में अध्ययन करेंगे बच्चों, ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करेंगे। लास्ट जो दो टॉपिक थे वो थियोरेटिकल टॉपिक थे, ठीक है बच्चों। अब इस पर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। तो हम पढ़ने वाले हैं तरंगों का व्यतिकरण। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? तरंगों का व्यतिकरण, कि जिसके पास तरंग की प्रकृति होगी वो व्यतिकरण का फिनोमिना दिखाएगा। जैसे प्रकाश है, प्रकाश तरंगों के रूप में होता है, तो प्रकाश व्यतिकरण को दिखाएगा। जैसे साउंड है, मतलब जो आवाज है, हमारी ध्वनि है, ध्वनि भी तरंगे हैं, भी तरंगों की प्रवृत्ति दिखाता है, तो ध्वनि में भी व्यतिकरण होता है बच्चों। लेकिन हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं? प्रकाश का प्रकाश का व्यतिकरण पढ़ेंगे, यहाँ ध्वनि का व्यतिकरण यहाँ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है बच्चों? प्रकाश तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है, ठीक है बच्चों। तो यदि किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की व्यतिकरण के लिए मस्ट बी नेसेसरी है बच्चों कि आवृत्ति समान होनी चाहिए। व्यतिकरण के लिए आवृत्ति क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। पहला पॉइंट, अगर व्यतिकरण है, प्रकाशों का व्यतिकरण होना, तरंगों का व्यतिकरण होना है, तो एक ही आवृत्ति की होनी चाहिए, तथा नियत कलांतर की तरंगें होनी चाहिए। कला में अंतर जो है वो नियत होना चाहिए, समय के साथ फेस डिफरेंस कांस्टेंट रहना चाहिए। क्या होता है वो आगे देखेंगे हम। एक नियत कलांतर की तरंगें एक साथ एक ही सरल रेखा में एक ही दिशा में चलती है, तो क्या होता है इससे? कुछ बिंदुओं पर क्या होगा बच्चों? कुछ बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम होती है, तो वे इस प्रकार अध्यारोपित होते हैं, सुपर इम्पोज होते हैं इस प्रकार कि कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम हो जाती है, प्रकाश ज्यादा आ जाता है, ज्यादा दिखता है, और कुछ बिंदुओं पर तीव्रता क्या होती है बच्चों? न्यूनतम होती है। तो प्रकाश की तरंगों का, तो इस प्रकार तरंगों के अध्यारोपण के कारण तीव्रता का पुनर्वितरण, द रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट की घटना क्या कहलाती है बच्चों? व्यतिकरण कहलाती है, ठीक है। कुल मिला के क्या है बच्चों कि जैसे सिंपल सी बात है, दो बल्ब जलाए आपने, मान लिया जाए वो सेम फ्रीक्वेंसी के हैं, सेम फ्रीक्वेंसी के हैं, पॉसिबल नहीं है लेकिन मान लो, ठीक है, सेम फ्रीक्वेंसी के हैं, तो कुछ बिंदुओं पर उजाला ज्यादा, कुछ बिंदुओं पर उजाला कम, कुछ बिंदुओं पर उजाला ज्यादा, कुछ बिंदुओं पर उजाला कम। तो ये जो आपका ज्यादा उजाला, कम उजाला, ज्यादा उजाला, कम उजाले का घटना है, इसी को क्या बोलते हैं? व्यतिकरण बोलते हैं। कि जब समान आवृत्ति की दो या दो से अधिक तरंगों के बीच कलांतर समय के साथ नियत हो, एक ही दिशा में एक ही साथ सरल रेखा में चलती हो, तो कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है और कुछ बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम होती है। तरंगों के अध्यारोपण के इस घटना को क्या कहते हैं बच्चों? व्यतिकरण कहते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, तो मान लो मैं दो तरंगों की इक्वेशन लिख रहा हूं कि दो तरंगे हैं। मान लो एक तरंग है y1 इज इक्वल टू ए साइन, छोटा वाला ये लिख लेते हैं, ए साइन ओमेगा टी और माइनस प्लस के एक्स, कुछ भी लिख लो आप, माइनस के एक्स। ओके बच्चों, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। मान लिया जाए ये पहली आपकी वेव है, ओके ओके। दूसरी वेव आपकी y2 इज इक्वल टू, अच्छा देखो आप यहां पर एम्पलीट्यूड अलग अलग भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बेस्ट व्यतिकरण कब बनेगा? जब ये दोनों का एम्पलीट्यूड एक जैसा हो। अभी हम फिलहाल A2 ले लेते हैं, A2 साइन ओमेगा टी और क्या हो गया? माइनस के एक्स टू। मान लिया जाए ये दो तरंगे हैं बच्चों आपके पास, मान लिया जाए ये क्या है? दो तरंगे हैं आपके पास, ठीक है। ये पहली तरंग और ये दूसरी तरंग। इज इट क्लियर? अब यहां से तो कैसे आप मान लो एक y1 तरंग यहां से गई, y2 तरंग यहां से गई, y1 तरंग यहां से गई, y2 तरंग यहां से गई, यहां पर स्क्रीन रखी है कोई।
अब यहां से एक तरंग गई यहां पर मिली, यहां से एक तरंग गई यहां पर मिली, माना दो लाइट से आपके लाइट प्रकाश यहां पर पहुंच रहा है, तो यहां पर क्या बनेगा, क्या मतलब तीव्रता अधिकतम होगी या तीव्रता न्यूनतम होगी, या फिर ऐसा तो होगा नहीं सिर्फ यहां लाइट जाएगी। बच्चों लाइट यहां भी जाएगी, 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 लाइट यहां भी जाएगी। तो क्या होगा कि जो आपका स्क्रीन है कुछ बिंदुओं पर तो क्या होगा, लाइट ज्यादा दिखेगी, कुछ बिंदुओं पर लाइट कम दिखेगी। तो स्क्रीन पर जो ये कम ज्यादा लाइट दिखने की घटना है वही क्या कहलाती है, आपकी व्यतिकरण कहलाती है। अच्छा, तो इसमें क्या हो रहा है, दो वेव्स मिल रही है, दो तरंगे क्या कर रही है, इसमें मिल रही है। तो दो तरंगों, दो या दो से अधिक तरंगों का मिलना हम क्या कहता है, तरंगों का अध्यारोपण कहते हैं बच्चों। उस घटना को क्या कहेंगे, तरंगों का अध्यारोपण। मतलब y इज इक्वल टू क्या, y1 प्लस y2। ओके, अब देखना बच्चों, y1 प्लस y2, y1 कितना है बच्चों, a1 साइन ओमेगा टी प्लस के x1, प्लस माइनस कुछ भी ले लो कोई, अच्छा हाँ माइनस लिए तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जारी होगी वेव, प्लस y1 y2 कितना है बच्चों, a2 साइन ओमेगा टी माइनस के x2। अब सुनना जरा बात को बच्चों ध्यान से है, मैं यहां पर ओमेगा 1 और ओमेगा 2 भी ले सकता था। ओमेगा ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मतलब कोणीय आवृत्ति, ठीक है। टी क्या है बच्चों, टाइम है। अच्छा, इनमें एक एक चीज, ए जो है वो क्या है, एम्पलीट्यूड, आयाम, पहले तरंग का आयाम। ओमेगा क्या है बच्चों, क्या, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई, अच्छा 2 पाई, और द लीनियर फ्रीक्वेंसी एफ। ओके बच्चों, रेखीय आवृत्ति, ठीक है बच्चों। तो ये फिक्स होना चाहिए, अगर ये एफ क्या होना चाहिए, निश्चित हो, दोनों के लिए सेम होना चाहिए, पहली वेव के लिए भी और दूसरी वेव के लिए भी फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है तो पहली लाइन से इंटरफेरेंस खत्म। समझ में आ रही बात। तो यहां पर एफ सेम है तो ओमेगा सेम है, ओमेगा सेम तो ये दो ओमेगा सेम है, इसीलिए मैंने क्या ले लिया, यहां भी ओमेगा ले लिया, यहां भी ओमेगा ले लिया। अगर अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी तो हो सकता व्यतिकरण बने लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो लेट अस हियर वो हो गया। के जो है बच्चों, इसको बोलते हैं वेव प्रोपेगेशन वेक्टर। क्या बोलते हैं, वेव प्रोपेगेशन वेक्टर, तरंग संचरण वेक्टर बोलेंगे इसको। तो के की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई बाई लैम्डा, तरंग संचरण वेक्टर या तरंग संचरण सदिश, है ना। तो के की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई बाई लैम्डा, वेव प्रोपेगेशन वेक्टर, ठीक है। अच्छा, ये भी मिल गया। x आपकी डिस्टेंस है कि मान लिया जाए यहां से यहां भैया था, ये x1 था और ये x2 था बच्चों। ओके, ठीक है। अब देखो इन दोनों के अध्यारोपण से जब आप रिजल्टेंट निकालोगे बच्चों, तो कैसे इसको आप सॉल्व करने वाले हैं, सुनना जरा बात को। इसको आप सॉल्व करने वाले हैं बच्चों साइन सी माइनस डी प्लस साइन सी प्लस डी के फॉर्मूले से, और इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ओके, उसको सॉल्व करने के और आफ्टर फाइंड आउट, आफ्टर द रिजल्ट यू गेट वैल्यू। मैं डायरेक्ट इसका रिजल्ट, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिख लूं बच्चों, मैं डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिख लूं। तो दैट्स आफ्टर रिजल्ट, जब क्या होगा बच्चों, थोड़ी से मैं आपको आइडिया दे देता हूं कि ये आएगा आपका कैपिटल ए, ठीक है, और ये चीज सेम रहेगी इसकी, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, जो भी आएगा इसमें देखो जो भी आपका इसमें आने वाला होगा वो आ जाएगा। मतलब इसका नेचर चेंज नहीं होगा, इसका नेचर चेंज नहीं होने वाला है। अगर ये दोनों सेम है तो सीधा सीधा माइनस हो जाएगा। ओके बच्चों, नेचर चेंज होने वाला नहीं है। अब इसको मैं मिटा रहा हूं और इसका डेरिवेशन एक बार आपको बता देता हूं, ठीक है। ओके, ठीक है, तो दैट्स ठीक है। अच्छा, फॉर सिंप्लिसिटी जो आपकी किताबों में लिया गया है उस सिंप्लिसिटी के हिसाब से अगर मान लिया जाए, हमने बोल दिया y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी,
सिंपल ये ले लिया, दैट इज द A1 साइन ओमेगा टी, और दूसरी वेव ले लिया हमने A2 साइन, और ये क्या है ओमेगा टी प्लस फाइव। ऑल दो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है, इन दोनों को सुपर इंपोज करेंगे तो दैट्स तरंगों के अध्यारोपण से, तरंगों के अध्यारोपण से, अध्यारोपण से, ठीक है। तो क्या होने वाला है, y इज इक्वल टू A1, मतलब y इज इक्वल टू Y1 प्लस Y2, तो दैट्स Y1 की वैल्यू, क्योंकि इससे आसान होगा बच्चों, ओमेगा टी प्लस A2 कितना है, वो सॉरी Y2 कितना है, A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। जब आप इन दोनों का सुपर इंपोज करोगे बच्चों, ये साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से खोल देंगे। अच्छा, जो पहले लिखा था उसमें साइन सी माइनस डी के फॉर्मूले आपको आने चाहिए, और इस वाले में आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसमें वैल्यू करो। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन के बाद बच्चों, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन के बाद जो आपको वैल्यू मिलेगी इसकी, ठीक है, मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख देता हूं। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन के बाद जो आपको वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी ए साइन दैट इज द ओमेगा टी प्लस थीटा। इज इट क्लियर बच्चों, ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। यहां पर बहुत सारी चीज बीच में प्रोसेस होगी बच्चों। ये जो है, ये क्या है बच्चों, ये मैं आपको बता रहा हूं। ए जो है, ए है आपका परिणामी आयाम। क्या है बच्चों, ये परिणामी आयाम, परिणामी आयाम। ये ए की वैल्यू कितनी होने वाली है, अंडर रूट, सॉल्व करने के बाद पता चलेगा आपको, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस, और फाइव था आपका तो कॉस फाइव, ठीक है बच्चों। ये दोनों के बीच में जो फेस डिफरेंस था वो कितने का था, फाइव था, तो कॉस फाइव। परिणामी आयाम, परिणामी आयाम और आपका a इक्वल टू A1 का स्क्वायर, पहले का आयाम का स्क्वायर अंडर रूट में, प्लस A2 का स्क्वायर, दूसरे का आयाम का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2A1 A2, और दोनों के बीच का जो फेस डिफरेंस है वो एंगल आपका, ठीक है बच्चों। ओके, ये तो आपका आ गया एम्पलीट्यूड। अब सुनना जरा बात को, हो क्या रहा होगा कि जैसे यहां पर से वेव गई, ये Y1 की, ये Y2 की, माना इसका एम्पलीट्यूड था A1, इसका एम्पलीट्यूड था A2, तो जब ये दोनों किसी बिंदु पर मिले बच्चों, यहां पर ये वेव भी मिली, ये वेव भी मिली, ये वेव ट्राई करेगा जो ये माध्यम का कण है कि ये मेरे एम्पलीट्यूड से सिंपल हार्मोनिक मोशन करे, ये वेव ट्राई करेगा कि मेरे एम्पलीट्यूड से सिंपल हार्मोनिक मोशन करे, लेकिन ये ना तो इससे करेगा ना इससे करेगा, दोनों ये किससे करेगा, परिणामी से। इसके अनुसार यहां पर का जो पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाला है, और उस सिंपल हार्मोनिक मोशन का एम्पलीट्यूड क्या होने वाला है, ए, और वो क्या है, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव। अच्छा, तीव्रता कितनी होने वाली है यहां पर तीव्रता कितनी होने वाली है, तो तीव्रता I बच्चों आपको पता है I इज प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, मतलब तीव्रता किसके अनुक्रमानुपाती होती है, A स्क्वायर के। तो जब आप तीव्रता अनुक्रमानुपाती हटाते हो तो क्या लगता है, एक कांस्टेंट आपका बच्चों आता है। अब इस कांस्टेंट की जो वैल्यू है मेरे बच्चों वो क्या होती है, ये K की वैल्यू, तुम 1 लेना, इसमें जरूरत ही नहीं है, तो K की 2 पाई F स्क्वायर रो V स्क्वायर, अरे यही होगा 2 पाई F स्क्वायर रो दैट इज द V इंटू ये K हो गया, तो मतलब इंटेंसिटी I इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 पाई F स्क्वायर रो V इंटू A स्क्वायर। अब देखना जरा बात को, जब हमने इंटरफेरेंस की डेफिनेशन ली थी तो बच्चों ये 2 पाई तो कांस्टेंट है, F फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती बच्चों, वो सोर्स पर निर्भर करती है, सोर्स जितना पैदा हो गया, ठीक है। रो, रो बच्चों डेंसिटी ऑफ द माध्यम, माध्यम का घनत्व, एक ही माध्यम है, एक ही माध्यम में लिखा था ना डेफिनेशन में, एक ही माध्यम है, रो भी फिक्स हो गया। वी वेलोसिटी ऑफ लाइट या तरंग की जो चाल है उस माध्यम में सेम होने वाली है, तो केवल और केवल किस पर डिपेंड कर रहा, ए पर। तो इस सारे कांस्टेंट को मान लेंगे हम यहां 1, लेकिन ध्वनि में सारी चीजें होने वाली है कुछ ना कुछ, तो दैट्स आई इज इक्वल टू क्या, उसके बाद हमने डायरेक्ट लिख लिया ए स्क्वायर, ठीक है, और एक कांस्टेंट ले लिया के और वो हमने मान लिया फिलहाल 1 बच्चों, तो दैट्स 1 मान लेंगे तो क्या होने वाला है। और अगर आप 1 भी नहीं मानोगे तो वो सॉल्व हो सकता है,
यहां से I इज इक्वल टू के ए स्क्वायर। अब क्या होने वाला है आगे, ये आने वाला है ए की वैल्यू रख दो यहां। तो परिणामी तीव्रता कितनी होगी बच्चों, परिणामी तीव्रता किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता I इज इक्वल टू कितना हो गया, के ए स्क्वायर की वैल्यू रखो। ए इज इक्वल टू तो आपका अंडर रूट A1 प्लस A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई था। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, जहां फाई क्या है, फेज डिफरेंस है दो वेव के बीच में। अच्छा, तो यू कैन इसको आप ऐसे लिख लो, I इज इक्वल टू के A1 स्क्वायर प्लस के A2 स्क्वायर प्लस 2 के A1 और A2 cos फाई। अब देखना बच्चों जरा से बात को, जो फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी होगी I1 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, के A1 स्क्वायर होगा, क्योंकि ये के सबके लिए सेम है। I2 इज इक्वल टू क्या होगा, के A2 स्क्वायर होगा। मतलब यहां पर ये परिणामी तीव्रता जो है, परिणामी तीव्रता को आप IR भी लिख सकते हो समझने के लिए। परिणामी तीव्रता पहले वेव की तीव्रता ये के A1 स्क्वायर वही तो है, प्लस दूसरे वेव की तीव्रता A2 प्लस, अब देखो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, जरा देखना है इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, यहीं पर लिख रहा हूं मैं 2, इसको लिख लिया मैंने अंडर रूट के A1 और फिर अंडर रूट के A2। इज इट क्लियर, ऐसे लिख सकता हूं ना, ऐसे स्क्वायर करके, ऐसे स्क्वायर करके, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, इनटू cos फाई। मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये हो गया आपका, देखो 2 तो रहेगा, ये हो गया आपका I1 का अंडर रूट और ये क्या हो गया आपका I2 का अंडर रूट cos फाई। तो बच्चों आपकी जो परिणामी तीव्रता का सूत्र है वो ये आ गया है। आप इसको भी लिख सकते हैं, आप इसको भी लिख सकते हैं। इज इट क्लियर, अरे बात समझ में आ रही है। परिणामी तीव्रता का जो सूत्र हो गया कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई। दिस इज, ये क्या है बच्चों, परिणामी तीव्रता का आपका क्या आ गया बच्चों, ये सूत्र आपको मिल गया है। ओके, एक चीज और, अगर मैं इसको नीचे ला दूं, अगर मैं इसको नीचे ला दूं तो ये A1 स्क्वायर हो जाएगा। इसको नीचे लाया तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, IR अपॉन के इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 और क्या हो गया cos फाई। ये A स्क्वायर है ना, तो I मतलब जो भी है तीव्रता K इज इक्वल टू A स्क्वायर। ये भी आप मतलब IR इज इक्वल टू वही चीज आ गई कि K A स्क्वायर। ओके बच्चों, ये हो गया आपके फॉर्मूला। अब आपको क्या करना है, इनको अच्छे से कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव में फायदा करना है, पता करना है कि कहां पर कंस्ट्रक्टिव होगा, कहां पर डिस्ट्रक्टिव होने वाला है। ठीक है बच्चों, ओके। तो नाउ वी कैन राइट हियर वेरी इजी, इसको मिटा रहा हूं मैं। ठीक है बच्चों, ओके, इसको मैं क्या कर रहा हूं, मिटा रहा हूं। ओके, तो मुझे कौन कौन से फॉर्मूले मिल गए बच्चों, मुझे मिल गए हैं, एक तो मिल गया परिणामी तीव्रता A इज इक्वल टू A स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। दूसरा मिल गया है रिजल्टेंट इंटेंसिटी IR इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 क्या है अंडर रूट I1 I2 cos फाई, जहां फाई क्या है, फेज डिफरेंस है बच्चों, कलांतर। क्या है ये, कलांतर है बच्चों, फेज डिफरेंस। अच्छा एक चीज और बच्चों, जो फेज डिफरेंस होता है कलांतर, कलांतर डेल्टा फाई से भी डिनोटेड कर सकते हैं। कला में अंतर मतलब कलांतर इज इक्वल टू जो होता है, कलांतर इज इक्वल टू होता है बच्चों 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पथांतर, पथांतर। ठीक है, तो कलांतर को डिनोटेड करते हैं डेल्टा फाई से, सिंपल फाई से भी कर सकते हो, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पथांतर को डिनोटेड कर देंगे आप डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, जो भी वैल्यू है, जो भी रास्ते का अंतर है वो, तो यहां डेल्टा एक्स, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि फेज डिफरेंस को डिफाइन करेगा पाथ डिफरेंस। ठीक है, फेज डिफरेंस को डिफाइन क्या करेगा बच्चों, पाथ डिफरेंस करेगा, इसलिए आपको ये क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए बच्चों, ये क्या होना चाहिए आपको, याद होना चाहिए। ठीक है, अच्छा
अब आते हैं कि जिन बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम है बच्चों, उन बिंदुओं को बोलते हैं संपोषी व्यतिकरण, और जिन बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम है उन बिंदुओं को बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, जिन बिंदुओं पर तीव्रता क्या है बच्चों, अधिकतम है, उन बिंदुओं को क्या बोलते हैं, संपोषी व्यतिकरण, और जिन बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम होती है उन बिंदुओं को क्या बोलते हैं, विनाशी व्यतिकरण या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर संपोषी व्यतिकरण, यहीं से आगे फॉर्मूला आएंगे, संपोषी व्यतिकरण, और इधर लिखने वाला हूं मैं विनाशी व्यतिकरण। ठीक है बच्चों, दैट इज द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ओनली फॉर्मूले लिख रहा हूं मैं, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके बच्चों, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ओके। अच्छा बच्चों, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है बच्चों, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो भी मैक्सिमम होगा, मतलब आयाम अधिकतम होगा, दोनों सेम फेज में होते हैं, तो इसका इंटेंसिटी भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो इंटेंसिटी भी क्या होने वाली है बच्चों, मैक्सिमम होने वाली है। पहली चीज, यहां पर एम्पलीट्यूड क्या होने वाला है, मिनिमम होने वाला है, और जब एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी क्या होगी बच्चों, मिनिमम होगी। इज इट क्लियर, रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी क्या होगी बच्चों, मिनिमम होगी। अब देखना दूसरी चीज, जो तुम्हारा इंटेंसिटी का फॉर्मूला है आई आर, कितना होने वाला है, I1, ये फॉर्मूला तो दोनों में सेम ही लगाने वाला हूं मैं, क्योंकि उससे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, केवल cos फाइव अलग अलग हो जाएगा। कंस्ट्रक्टिव के लिए बच्चों, कंस्ट्रक्टिव के लिए जो फेस डिफरेंस है आपका, जो कंस्ट्रक्टिव के लिए आपका फेस डिफरेंस, कंस्ट्रक्टिव मतलब संपोषी व्यतिकरण के लिए cos फाइव का मान क्या होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए। और cos फाइव का अधिकतम मान कितना होता है बच्चों, cos फाइव का अधिकतम मान होता है +1 और न्यूनतम मान क्या होता है, -1। तो cos फाइव का अधिकतम मान होना चाहिए तो वो +5, और cos फाइव किसके वैल्यू होती है बच्चों, +1, 0, cos 2π, cos 4π एंड सो ऑन। यस एंड नो, यस एंड नो बच्चों, यस, 0, 2π एंड 4π, मतलब फाइव इज इक्वल टू क्या आने वाला है, देखो 0, 2π, 4π एंड डॉट 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 2nπ। तो मतलब अगर फाइव इज इक्वल टू 2nπ है, फाइव इज इक्वल टू क्या है बच्चों, 2nπ है। इज इट क्लियर, जहां n कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, जहां फाइव इज इक्वल टू 2πn है और n 0 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब फाइव की वैल्यू या तो 0 डिग्री है, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 डिग्री का है, या तो 2π का है, या 4π का है, या 2nπ का है। तो बच्चों हमेशा ये cos फाइव की वैल्यू क्या होने वाली है, +1, और ये +1 होने वाला है तो ये मैक्सिमम होने वाला है, तो ये क्या हो जाएगा, आई आर मैक्सिमम। इफ फाइव इज इक्वल टू 2nπ एंड दैट्स, तो क्या बनेगा बच्चों, उन बिंदुओं पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और वहां पर आई आर क्या होगा बच्चों, I1 + I2 + 2 √I1 I2, और cos फाइव इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अच्छा, आपको सबसे बेहतरीन इंटरफेरेंस चाहिए है, अगर आपको सबसे बेहतरीन इंटरफेरेंस चाहिए चाहते हो तो बच्चों ये A1 और A2 भी क्या है, अगर आप सेम ले ले तो बहुत बेहतरीन बन जाएगा, तो ये भी सेम हो जाएगा तो ये और सिंप्लीफाइड हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I1 + I2 + 2 √I1 + I2, √I1 × I2, सॉरी है, √I1 + I2। डिस्ट्रक्टिव के लिए बच्चों, डिस्ट्रक्टिव के लिए इंटेंसिटी मिनिमम होगी, और मिनिमम कब होगी बच्चों, सेकंड। फॉर्मूला तो यही लिखेंगे फिलहाल, आई आर, ये तो जनरल फॉर्मूला है ना, I1 + I2 + 2 √I1 I2 cos 5, cos 5 बाहर है इससे। ठीक है, ओके, तो मिनिमम के लिए क्या होना चाहिए, cos फाइव का मिनिमम वैल्यू कितना होता है बच्चों,
cos फाई का मिनिमम वैल्यू होता -1। cos फाई का मिनिमम वैल्यू क्या होता बच्चों? -1। तो cos फाई का मिनिमम वैल्यू -1 है, तो फाई के कौन कौन से मान हो जाएंगे बाई पाई, मतलब cos पाई, cos 3 पाई, cos 5 पाई एंड सो ऑन, इसका वैल्यू क्या होता -1। तो मैं फाई इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख रहा हूँ पाई, 3 पाई, 5 पाई, और देखो डॉट 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 2n-1 पाई। यहां पर n 1 से स्टार्ट होगा बच्चों। n कहां से स्टार्ट होगा? 1 से, मतलब फाई इज इक्वल टू अगर क्या आ रहा है 2n-1 पाई आ रहा है, जहां n इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन, जीरो नहीं हो सकता है ना। तो दैट्स अगर फाई इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले में फाई इज इक्वल टू क्या है? 2n-1 पाई, इंटीग्रल मल्टीपल है, मतलब फेज डिफरेंस इसका इंटीग्रल मल्टीपल है, तो क्या मिलेगा वहां पर? न्यूनतम तीव्रता मिलेगी, मतलब विनाशी व्यतिकरण मिलने वाला है। वहां पर क्या मिलने वाला है बच्चों? विनाशी व्यतिकरण मिलने वाला है। तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब क्या हुआ? विनाशी व्यतिकरण मिलने वाला है। इज इट क्लियर? तो यहां पर वैल्यू रख दो आप -1, तो क्या होने वाला? आई आर जो होगा वो मिनिमम होने वाला है, आई मिनिमम आने वाला होगा, वो सबसे कम लाइट जाएगी वहां पर। तो दैट्स वो कितना होगा? I1 प्लस I2, और देखो ये क्या होगा? 2√I1 I2, और cos फाई -1 हो गया, तो मैंने माइनस लगा दिया। तो संपोषी व्यतिकरण के लिए यहां पर प्लस, विनाशी व्यतिकरण के लिए यहां पर माइनस। अगर बच्चों इन दोनों की एम्पलीट्यूड सेम हो जाएगा, तो यहां पर सीधा 0 हो जाएगा, यहां पर काफी ज्यादा हो जाता, 0 वाला इधर आ जाता है। ठीक है, तो दैट्स ये आपके संपोषी व्यतिकरण के लिए देखो फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2n पाई। विनाशी व्यतिकरण के लिए फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2n-1 पाई। अब इसी से पाथ डिफरेंस भी आ जाता है बच्चों, यहीं पर से क्या आ जाएगा? पाथ डिफरेंस भी फॉलो हो जाएगा कि पथांतर, देखो कलांतर इज इक्वल टू क्या था? डेल्टा फाई, मतलब फाई ले सकते हो आप उसको। डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या था? 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस, मतलब पथांतर। तो पथांतर को डेल्टा एक्स से लिख लो, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे? देख, ये लेमडा इधर, ये 2 पाई इधर, लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू पथांतर। और पथांतर कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या है बच्चा? ये है, तो ये वैल्यू यहां पर रख दे, लेमडा बाई 2 पाई, पथांतर कितना है? 2n पाई, तो 2 पाई से 2 पाई मर गया, तो पथांतर कितना आ गया? दैट इज द n इंटू लेमडा। बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर दोनों वेव के रास्ते का अंतर क्या है? n इंटू लेमडा है, तो 100% वहां पर क्या बनेगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। n इंटू लेमडा, लेमडा का इंटीग्रल मल्टीपल, कि अगर लेमडा मतलब अगर पथांतर क्या है बच्चों? पथांतर n लेमडा का इंटीग्रल मल्टीपल है, तो उन बिंदुओं पर क्या बनने वाला है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनने वाला है। इसी का ठीक उल्टा यहां पर क्या होगा बच्चों? डायरेक्ट लिख लेता हूं, पथांतर डेल्टा एक्स इक्वल टू, फॉर्मूला तो वही रहेगा, लेमडा बाई 2 पाई इंटू पथांतर। और डिस्ट्रक्टिव के लिए पथांतर क्या है? सॉरी, ये फेज डिफरेंस क्या है? ये है बच्चों। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई, और पथांतर कितना हो गया? 2n-1 इंटू पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो कितना हो गया ये? 2n-1 लेमडा बाई 2। तो डिस्ट्रक्टिव के लिए पथांतर कितना होना चाहिए? 2n-1 लेमडा बाई 2 होना चाहिए, 2n-1 लेमडा बाई 2 होना चाहिए। यहां पर पथांतर आपका लेमडा देखो 0 भी आ सकता है, 2 लेमडा, देखो यहां पर n 0 से स्टार्ट होगा ना कंस्ट्रक्टिव के लिए, तो क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा। लेकिन जब आप यहां करोगे तो ये 1 से स्टार्ट करोगे, ये लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2, 5 लेमडा बाई 2 एंड सो ऑन आने वाला है बच्चों। ठीक है, तो अब करते हैं इसके क्वेश्चन बच्चों सॉल्व। क्या करते हैं? क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके, तो मैं इनको मिटा रहा हूं। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, दो तरंगे जिनके दोलन, दो तरंगे जिनके दोलन
दो तरंगें जिनके दोलन आयाम क्रमशः ठीक है क्रमशः 3 मिलीमीटर तथा 4 मिलीमीटर है, 4 मिलीमीटर है, एक ही माध्यम में एक ही दिशा में एक साथ चल रही है, उन बिंदुओं पर परिणामी आयाम निम्न बिंदुओं पर परिणामी आयाम ज्ञात करो। ठीक है, निम्न बिंदुओं पर परिणामी आयाम ज्ञात करो जिन पर कलांतर कलांतर क्या क्या है क्रमशः। कलांतर पहला पाई है, ये एक क्वेश्चन, ये दूसरा पाई/2 है और तीसरा 2 पाई हो। तो कैसे करोगे बच्चों? परिणामी आयाम आपको ज्ञात करना है बच्चों। क्या करना है ज्ञात? परिणामी आयाम। तो देखो सॉल्यूशन आप जानते हो इसका, आपको A1 दिया है, A1 कितना दिया है 3 मिलीमीटर, A2 कितना दिया है आपको, A2 दिया है आपको 4 मिलीमीटर, मतलब 4 mm दिया है। ठीक है, ओके। आयाम जो माध्यम का कण होगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होगा बच्चों, सरल आवर्त गति कर रहा होगा, तो उसका मैक्सिमम आयाम कितना है वो ये आपको दिया है। ठीक है, तो दैट्स परिणामी आयाम। तो देखो रिजल्टेंट जो आपका परिणामी आयाम था, परिणामी आयाम का फॉर्मूला क्या है बच्चों? परिणामी आयाम जो आपको दिया है A इक्वल टू हाउ मच, क्या होती बच्चों? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाइव, सॉरी cos फाइव। अगर आपने थीटा लिया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो दैट्स अच्छा, ये है। अब पहला पार्ट आपका फाई कितना दिया है फर्स्ट पार्ट के लिए? पाई वैल्यू रख दो, तो A कितना हो जाएगा? A इज इक्वल टू, इसमें वैल्यू रख दो ना, ये दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, पहला वाला वैल्यू पाई रखो, तो क्या हो गया A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos पाई। अब देखो cos पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? -1 है ना, तो ये कितना हो गया? देखो ये हो जाएगा A, चाहे आप वैल्यू पहले रख दो या बाद में रखो। A1 कितना है? 3 का स्क्वायर प्लस A2 कितना है? 4 का स्क्वायर प्लस 2A1 3 A2 4 और इंटू -1। यस एंड नो बच्चों? तो चाहे तो A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर बन जाता हो, तो चाहो तो ऐसे सॉल्व कर लो। तो अंडर रूट कितना हो गया? 9 + 16 और ये कितना हो गया बच्चों? 3 दूना 6, 6 चौको 24, तो ये -24, तो ये 25 और 25 में से एक गया A, तो देखो A क्या हो गया? 1 मिलीमीटर। अरे वाह, परिणामी आयाम क्या हो गया? मतलब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? सुनना जरा बात को, परिणामी आयाम 1 मिलीमीटर का आ गया, इसका मतलब क्या हुआ जरा फील करना बात को। यहां पर मतलब मीडियम का पार्टिकल था, यहां से एक वेव गई जिसका एम्पलीट्यूड कितना था बच्चों? जिसका एम्पलीट्यूड था हमारा 3 मिलीमीटर, मतलब इसका एम्पलीट्यूड कितना था? 3 मिलीमीटर, सब बराबर होंगे है ना, ओके। और दूसरी वेव की जिसका एम्पलीट्यूड कितना था बच्चा? 4 मिलीमीटर, ओके। इसने कोशिश की कि ये मेरे एम्पलीट्यूड से करे, इसने कोशिश की कि मेरे एम्पलीट्यूड से करे, लेकिन बच्चों दोनों का फेस अपोजिट था, पाई था ना फेस, ये पथांतर कितना था? पाई था। एक इसको ऊपर ले जाना चाह रहा था, एक इसको नीचे ले जाना चाह रहा था, ये गया किससे? परिणामी वाले से। तो मतलब जो ये यहां पर वाला पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, उसका केवल आयाम कितना होने वाला है? 1 मिलीमीटर होने वाला है, क्योंकि ऊपर वाला 3 से ले जाना चाह रहा है, नीचे वाला 4 से ले जाना चाह रहा, अपोजिट, रिजल्टेंट कितना आ गया उसका? 1 मिलीमीटर आ गया। ठीक है, पहले चीज। दूसरा क्वेश्चन कैसे करोगे बच्चों? दूसरा यहीं पर दूसरा पार्ट कैसे करोगे? सेकेंड पार्ट बच्चों, बी पार्ट, सेकेंड पार्ट। यहां पर cos π/2, cos π/2 मतलब cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है, तो ये वाला टर्म तो सीधा सीधा 0 हो गया, तो इसके लिए परिणामी तीव्रता कितनी हो? परिणामी आयाम, सॉरी, परिणामी आयाम कितना हो गया बच्चे? ये A1 का स्क्वायर
मतलब 3 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, और देखो इसमें जो भी वैल्यू होगी आपकी ये सीधा सीधा कितनी होने वाली है, 0 होने वाली है। तो ये वाला टर्म्स तो आपका 0 हो गया। तो केवल कितना आ गया, a इक्वल टू, देखो a इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 3 तिया 9 और 4 चौको 16, ये हो गया आपका √25। √25 का मतलब प्लस माइनस 5 मिलीमीटर। अगर दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 90 डिग्री का है बच्चों, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना हो गया, 5 मिलीमीटर हो गया। इज इट क्लियर? न तो ए से, न तो बी से, और न दोनों के सम से, बल्कि कितना, 5 मिलीमीटर। जो रिजल्ट जो ये कर रहा होगा, ये 5 मिलीमीटर के एम्पलीट्यूड से क्या कर रहा होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, तीसरा पार्ट देखो, मिटा दो इसको। तीसरा पार्ट में कितना है बच्चों, ये तो तुम ही कर लोगे, 2 पाई। 2 पाई का मतलब cos 0, अरे 2 पाई मतलब 360 का मतलब cos 0 अगेन रिपीट हो गया। तो वो कितना आ गया, थर्ड वाला पार्ट में, थर्ड वाले पार्ट में कितना हो गया बच्चों, थर्ड वाला पार्ट यहां पर 2 पाई, cos 2 पाई की वैल्यू 1, तो ये 1 आ जाएगा। तो कितना हो गया बच्चों, देखना जरा ध्यान से, इसको ऑल्सो a1 प्लस a2 होल स्क्वायर लिख सकता हूं, लेकिन यहां पर ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 3 4 इंटू 1 है ना, वैल्यू रख दी मैंने, यस एंड नो। तो हाउ मच, कितना हो गया, a इज इक्वल टू हाउ मच, 3 तिया 9 और 4 चौको 16 प्लस कितना हो गया, 3 दूना 6, 6 चौको 24। तो कितना हो गया बच्चों, ये आ गया आपका 49, √49। √49 का मतलब 7 मिलीमीटर। तो अब बताओ तुम, 7 मिलीमीटर से मतलब दोनों के वेव ने जो ये पार्टिकल है इसको पूरा सिंपल हार्मोनिक मोशन दिया है ना। तो लेट अस हियर, जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो 100% इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगी। यहां पर इंटेंसिटी पूछता तो इसका स्क्वायर हो जाता, यहां पर इंटेंसिटी पूछता प्रीवियस वाले में तो जो वैल्यू आ रही थी वो 5 का स्क्वायर हो जाता एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, ओके। तो ये आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं हम, इंटेंसिटी वाला। ठीक है बच्चों, ओके। तो दूसरा क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं हम, इंटेंसिटी वाला। जस्ट 1 मिनट वेट। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, ओके, आसान है, आप सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कई बार कि I तथा 4I, मतलब I1 इज इक्वल टू I और I2 इज इक्वल टू 4I दिया है। I तथा 4I तीव्रताओं के दो स्रोतों तीव्रताओं के दो स्रोतों से हो रहे व्यतिकरण की कल्पना कीजिए व्यतिकरण की कल्पना कीजिए जिन बिंदुओं पर क्या हो रहा है, जिन बिंदुओं पर फर्स्ट π/2 और सेकंड पाई कलांतर है, जिन बिंदुओं पर π/2 तथा पाई कलांतर है, ओके, कलांतर है। तो सॉल्व करेंगे, सिंपल सी बात है। सॉल्यूशन कैसे करोगे बच्चों इसको सॉल्व, देखो आपको I1 भी दिया है और I2 भी दिया है। I1 कितना दिया है बच्चों, I1 आपको दिया है पहले तरंग का तीव्रता I1 दिया है आपको I, और दूसरे तरंग की तीव्रता I2 कितना दिया है, 4I दिया है ना, कि ये इसकी तीव्रता इसके मुकाबले 4 गुना है। ठीक है, ओके। अब आप परिणामी तीव्रता को जानते हैं बच्चों। परिणामी तीव्रता क्या होती है, परिणामी तीव्रता आप जानते हैं, परिणामी तीव्रता IR इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 I2 इंटू cos 5 बार है ना,
जहां फाई क्या है बच्चों, कलांतर है, जहां फाई क्या है, कलांतर है, कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स। तो वैल्यू रख दो, अब पहला फर्स्ट पार्ट करेंगे आप। तो हाउ मच, आई आर इज इक्वल टू, अच्छा, व्यतिकरण की कल्पना कीजिए और जिन बिंदुओं पर व्यतिकरण की कल्पना कीजिए, जिन बिंदुओं पर क्या है बच्चों, जिन बिंदुओं पर क्या है, इतना और इतना है, तीव्रता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन तो लिखा ही नहीं मैंने यहां पर, तीव्रता ज्ञात कीजिए, तीव्रता ज्ञात कीजिए, तीव्रता ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन तो लिखा ही नहीं। अरे कल्पना कीजिए जिन बिंदुओं पर इतना है, तीव्रता ज्ञात की, मतलब परिणामी तीव्रता आपको ज्ञात करनी है उन बिंदुओं पर। तो क्या हो गया, आई आर इज इक्वल टू आई वन कितना दिया है, आई प्लस आई टू कितना दिया, अच्छा पहला कंडीशन है, पहला कंडीशन में क्या दिया बच्चों, पाई, पहले लिख लेते ना, फाई इज इक्वल टू पाई बाई टू दिया है, कलांतर पाई बाई टू दिया। अब इसमें वैल्यू रखो, इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू रख दो आप, आई आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई वन कितना दिया है, आई टू कितना दिया है, 4i प्लस 2, आई टू कितना दिया है बच्चों, आई वन है आई और इंटू आई टू है 4i इंटू कॉस फाई क्या है, पाई बाई टू, ये तो सीधा जीरो होने वाला है। तो आई आर इज इक्वल टू कितना आने वाला है, आई प्लस 4i, 5i आ गया है। तो जहां पर इन दो जिनकी तीव्रता ये है बच्चों, वहां पर अगर परिणामी तीव्रता निकालनी है तो जहां पर मतलब फेज डिफरेंस पाई बाई टू होगा, वहां पर परिणामी तीव्रता कितनी आएगी, 5i आएगी। सेकेंड वाला पार्ट, जहां पर फाई कितना है, सीधा सीधा तुम बताओ तो कितना हो गया, 5 पाई होगा तो आई आर कितना हो जाएगा, मैं यहीं पर कर लेता हूं, आई आर देखो ये आई वन आई रहेगा, आई टू 4i रहेगा, प्लस 2i1 इंटू आई टू 4i इंटू क्या होगा बच्चों, कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1। इज इट क्लियर, कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों, -1। ओके, तो दैट्स आई आर, रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट वी आर द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव इज पाई। ओके, कि उस बिंदु पर परिणामी तीव्रता जहां पर दो तरंगों का कलांतर कितना है, पाई है। ठीक है, तो आई आर इज इक्वल टू ये 5i, अच्छा पहले कर लो, ये अच्छा ऐड तो कर ही सकता हूं मैं, 4i 5i, और देखो ये 4i का स्क्वायर, देखो यहां पर क्या हुआ, -2, और ये ब्रैकेट के अंदर हो गया 4i स्क्वायर। तो ये 4i स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं बच्चों में, इसको 5i 4i स्क्वायर को लिख सकता हूं मैं -2 बाहर, 2 जा 4i। ठीक है, तो कितना हो गया बच्चों, ये i आ गया। समझ में आ रही बात, कितना आ गया, दिख नहीं रहा है, इधर लिख लेता हूं कि जो यहां पर परिणामी तीव्रता आई आर आई है वो कितना आया है, 5i माइनस 4i, तो आई आर परिणामी तीव्रता सेकंड कंडीशन के लिए कितनी आ गई है, आई आ गई है, मतलब उतनी ही तीव्रता है जितने पहले वेव की तीव्रता है। अगर फेज डिफरेंस पाई का है तो पहले वेव की तीव्रता के बराबर ही परिणामी तीव्रता आने वाली है, पहले वेव की तीव्रता के बराबर परिणामी तीव्रता आने वाली है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इसमें सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ओके बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका बच्चों, दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात, दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात क्वेश्चन है, दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात, दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात कितना है बच्चों, अनुपात है 9:16। कितना दिया है, 9:16 है। यदि दोनों तरंगे, अच्छा कट तो नहीं रहा, इधर लिख लेता हूं, ठीक है, यदि दोनों तरंगे कितना, तरंगे व्यतिकरण करती है,
व्यतिकरण करती है। ओके, यदि दोनों तरंगें व्यतिकरण करती है तो माध्यम तथा न्यूनतम तीव्रताओं तो महत्तम मतलब मैक्सिमम तथा अधिकतम तथा न्यूनतम, महत्तम तथा न्यूनतम न्यूनतम तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात है, का अनुपात होगा। ऑप्शन आपके लिए, ऑप्शन बच्चों, पहला ऑप्शन 1:49, दूसरा ऑप्शन 49:1, तीसरा ऑप्शन सी 81:256 और डी आपका नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है बच्चों, तो लेट अस सी हियर सॉल्यूशन। कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे बच्चों, इसको बताओ तो जरा। ओके, कैसे करेंगे? अच्छा, आपको क्या दिया है? दो तीव्रताओं का अनुपात दिया है। अच्छा, एक चीज याद रखना कि देखना, जो आपका बच्चों मैंने फॉर्मूला लिखाया था मैक्सिमम के लिए कि आर मैक्सिमम कब होगा आपका, जब क्या लिखवाया था मैंने, ध्यान रखना जरा से बात को, कि I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 अंडर रूट में, और ये cos फाई तो 1 हो गया था। तो इसको मैं लिख सकता हूं बच्चों, ध्यान रखना, I1 अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं ना इसको, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि जब मैक्सिमम होता है तो ये वैल्यू हो जाएगी, मतलब आई आर। अच्छा देखो, आप मैक्सिमम के लिए किसके लिए हो जाएगा? आई मैक्सिमम के लिए, किसके लिए? आई मैक्सिमम के लिए। अब सुनना जरा बात को, इसमें वैल्यू रख दो आप, कौन सी? वो k A1 स्क्वायर, यस एंड नो, प्लस k A2 स्क्वायर, यही थी ना बच्चों, और इसका होल स्क्वायर हो गया। यस एंड नो, यस एंड नो, मेरा बोलने का मतलब ये है। अच्छा, इसमें छोटा A1 और A2 था तो छोटा A1 A2 लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा भी लिख लिया तो कोई समस्या नहीं है, केवल रिप्रेजेंटेड सही करना है। तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व करोगे, k क्योंकि एक कांस्टेंट है, उसको हम इसके नीचे आएगा तो अगेन एक कांस्टेंट हो जाएगा, तो जो आई मैक्सिमम की वैल्यू है ये आप A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, एक फॉर्मूला होता है मैक्सिमम के लिए। ठीक है बच्चों, आई मैक्सिमम के लिए ये फॉर्मूला होता है, और आई मिनिमम के लिए जहां पर इंटेंसिटी कम होगी बच्चों, वो होगा A1 डिफरेंस A2 का होल स्क्वायर। बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देना है, माइनस, ये आई मिनिमम है, ये न्यूनतम तीव्रता है, और ये अधिकतम तीव्रता है, ये अधिकतम तीव्रता और ये न्यूनतम तीव्रता है। तो आप इसको लिख सकते हो, याद रख सकते हो। तो यहां इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है, उसने आपको पूछा है कि आई मैक्सिमम डिवाइडेड बाय आई मिनिमम का रेशियो कितना है, मतलब A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। आप ऐसा लिख सकते हैं, इसका मतलब बड़े वाले में से छोटा वाला घटाना है, हो सकता है A2 बड़ा हो A1 छोटा हो, इसलिए, है ना। तो लेट अस हियर, हाँ, और हमें दिया क्या है बच्चा? हमें दिया है मेरे बच्चों, हमें जो दिया है वो दिया है I1 अपॉन I2। I1 अपॉन I2 कितना दिया है देखो ना, दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात दिया है, वो कितना दिया है बच्चों? 9/16 दिया है। कितना दिया है? 9/16। अब सुनना कि I1 को मैं क्या लिख सकता हूं? KA1 स्क्वायर, और I2 को क्या लिख सकता हूं? KA2 स्क्वायर। तो देखो ये भी हम कैंसिल कर सकते हैं और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो इसलिए K को हम जनरली कैंसिल आउट करते हैं। तो दैट्स मतलब ये दरअसल आपको क्या दिया है, देखो यहां से क्या निकल गया आपका, A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16, स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ, तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 3/4। तो यहां से A1 इज इक्वल टू कितना हो गया? इसको इधर ले जाओ, 3/4 इंटू A2। बस अब इसमें वैल्यू रखनी है। ओके, जस्ट इसमें वैल्यू रखनी है। ओके, इसमें वैल्यू रखनी है बच्चों, इसमें वैल्यू रखो।
आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम में, तो देखो अच्छा A1 को A2 में कन्वर्ट कर दिया ना आपने, तो इसको लिखो 3/4। A1 को मैं लिख सकता हूं यहां से 3/4 A2 प्लस A2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई A1 को 3/4 A2 और माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो देखो ऊपर क्या होने वाला है, ऊपर क्या आने वाला है बच्चों, ऊपर आने वाला है कितना हो गया भाई ये 4 1 जा 4, ये हो गया 4 1 जा 4 7A2/3 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई नीचे क्या होने वाला है बच्चों -4 -A2/4 का होल स्क्वायर, माइनस का अगेन प्लस होगा, तो दैट्स कितना हो गया बच्चों, ये हो गया अच्छा A2 से मैंने A2 सीधा मार दिया, तो 7 7 जा 49 7/49 अपॉन 9 और इसको उल्टा कर रहा हूं मैं 16/1। ठीक है बच्चों, माइनस का प्लस हो गया, तो क्या 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 आ गया बच्चों इसमें, तो ये हो गया आपका कितना आ रहा है बच्चों 7/49। अच्छा ये 4 सॉरी ये 4 था ना, यहां पर देखो ये 4 था ना बच्चों, तो ये 4 था, तो ये कितना हो गया 16, तो यहां क्या हो गया बच्चों, ये देखो 16 से 16 कैंसिल आउट, 16 से 16 कैंसिल आउट, तो 49 डिवाइडेड बाई 1, तो मतलब I1 I मैक्सिमम और I मिनिमम का रेशियो क्या आ गया बच्चों, ये सॉल्व है, I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम का रेशियो 49:1, मतलब 49:1। तो इसके बाद हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इससे आगे, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है बच्चों, समझ में आई बात, इज इट क्लियर, ठीक है, ओके ठीक है बच्चों, तो इस पर और क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और व्यतिकरण में सिंगल जो आपका ठीक है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके क्वेश्चन न्यूमेरिक फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, तो उसमें हम सॉल्व करते हैं। टू 4 साइन ओमेगा टी तथा y2 इज इक्वल टू कितना है, y2 इज इक्वल टू 3 साइन ठीक है 3 साइन ओमेगा टी प्लस π/3 ओमेगा टी प्लस π/3 द्वारा निरूपित दो तरंगों दो तरंगे एक बिंदु पर दो तरंगे एक बिंदु पर व्यतिकरण करती है, दो तरंगे एक बिंदु पर व्यतिकरण करती हैं, तो दैट्स ओके, व्यतिकरण करती हैं, तो परिणामी तरंग का परिणामी तरंग का आयाम होगा, ऑप्शन ए बेटा, ऑप्शन ए है आपका √37 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है आपका आपको दिया है ऑप्शन बी √36 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी आपको दिया है √25 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी आपको दिया है यू हैव गिवन 3.5 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन क्या है, आप भी सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को आराम से, कि यदि y1 एक तरंग y1 इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी तथा y2 3 साइन ओमेगा टी प्लस π/3 द्वारा निरूपित दो तरंगे एक बिंदु पर व्यतिकरण करती है, मतलब एक बिंदु पर सुपर इम्पोज्ड होता है, तो बताओ कि परिणामी तरंग का आयाम होगा, परिणामी तरंग का आयाम कितना होगा बच्चों, √37 सेंटीमीटर, √36 सेंटीमीटर, √25 सेंटीमीटर या 3.5 सेंटीमीटर, तो कितना इसका आयाम होगा बच्चा, ठीक है, तो इज इट क्लियर बच्चा,
क्या आप आंसर बता सकते हैं? काला डूंगी के बच्चे, क्या आप इसका आंसर दे सकते हैं मेरे बच्चे? यस, आप अगर सॉल्व करके इसका आंसर बता सकते हैं तो आप बता सकते हो बच्चे, ठीक है? कर रहा था, चलो मैं करता हूं, ठीक है। अच्छा मुझे ये बता बेटा, इसमें पथांतर कितना होने वाला है? पथांतर कितना होने वाला है इसमें? या पथांतर की जरूरत नहीं, फेज डिफरेंस कितना होता है, कलांतर कितना होने वाला है? देखो आपको दिया है y1 कितना दिया है? 4 sin ओमेगा टी। ओके, पहला वैल्यू आपको ये दिया है। y2 कितना दिया है बच्चा? वो दिया है 3 sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। देखो ये मीन पोजीशन से भाग रहा है, ये मीन पोजीशन से पाई बाई 3 से भाग रहा है। मतलब दोनों का जो फेस डिफरेंस आपको दिया है, कलांतर जो आपको दिया है बच्चा, कलांतर दिया है आपको, कलांतर डेल्टा फाई बोलो या फाई बोलो तुम्हारी मर्जी, कलांतर जो दिया है बच्चा वो पाई बाई 3 का दिया है। इन दोनों के कला में जो अंतर है वो पाई बाई 3 का है, ठीक है? कलांतर आपको मिल गया पाई बाई 3। ओके, नाउ वी नो दैट, हम जानते हैं बच्चे कि परिणामी आयाम क्या बोला है, परिणामी तरंग का आयाम क्या होगा? तो परिणामी आयाम ए आर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे? अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 कॉस फाई, या कॉस डेल्टा फाई, यहां पर फाई देने तो कॉस फाई, ठीक है? इज इट क्लियर? आंसर सुनिए, देखो इज इट क्लियर? तो ये क्या होने वाला है? ए आर इज इक्वल टू A1। A1 कितना होगा प्यारे बच्चे? A1 देखो बच्चा, A1 ये है, ये दिस इज द A1 और दिस इज द A2। ये पहली तरंग का आयाम, ये दूसरी तरंग का आयाम, ठीक है? तो दैट्स पहली तरंग का आयाम मतलब 3 का स्क्वायर प्लस दूसरी तरंग का आयाम मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2, दिख रहा है ना, 2A1 A2 और cos पाई बाई 3। देखो cos फाई मतलब पाई बाई 3 और पाई बाई 3 मतलब कितना हो गया ये एंगल में 180 बाई 3, तो कितना हो गया 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों? ये मतलब cos 60 आ जाएगा यहाँ पर। cos फाई का मान कितना है? cos 60, बस वैल्यू रख दो। अच्छा A1 और A2 की वैल्यू भी यहीं पर रख दूं? यस, यहीं पर रख सकता हूं बेटा। ये हो गया इंटू 3 इंटू 4, तो कितना हो गया ये कितना हो गया बच्चों? ए आर परिणामी आयाम इज इक्वल टू हाउ मच? ए आर इज इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये कितना हो गया 3 2 जा 12। देखो 3 2 इंटू 12 और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चा? 1/2। cos 60 की वैल्यू 1/2, यस बिल्कुल ठीक है। तो cos 60 की वैल्यू 1/2, इससे ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? ए आर इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? 9 प्लस 16 25 और 25 प्लस 30 25 प्लस 12 12, जोड़ो उसमें, तो कितना आ गया? अंडर रूट 37 सेंटीमीटर। तो आपका बच्चों जो आंसर हो गया है इसका, वो क्या हो गया है? पहला वाला ऑप्शन हो गया। तो मेरे बच्चे पढ़ते रहो, ठीक है, खुश रहो, आनंदित रहो, ठीक है? और ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को सॉल्व करेंगे, ठीक है? ऑल द बेस्ट।